बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री यही कहूँगी कि अगर कैपेबिलिटी है आपके बच्चे में कि हाँ वो कर सकता है, पढ़ाई करने की लगन है, तो ज़रूर ये मत देखिए कि उसको बाहर भेजे, घर रखे। अगर उसका बाहर जाने से अगर उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आप ज़रूर उसको बाहर भेजिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए, वही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आएगा फ्यूचर मान में। लीजिए आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे में इंडल्ज होने लगे हैं, तो सबसे पहले यही रहेगा कि उनको एजुकेशन मिले और जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो रहे इन्वॉल्व, ताकि उनका नशे की तरफ ध्यान ही ना जाए। तो मेरा भी यही रहेगा कि उनको एजुकेशन मिले, जॉब मिले और स्पोर्ट्स में रहे, ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ही ना, उनका मतलब टाइम ही ना मिले कि वो ऐसे नशे वाली एक्टिविटीज़ में। एक बेटी की सफलता में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो वो उनकी माताजी का होता है। हमारे साथ कोमल की माताजी भी इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने कोमल ने जितनी मेहनत की है इस पद को हासिल करने के लिए, उससे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। तो आंटी जी, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज बच्ची इतनी ऊंचाई पे पहुंची है। बहुत ज़्यादा अच्छा। जिस दिन इनका परिणाम आया, आपने इन्होंने आपको बताया होगा, कैसा लगा उस दिन? कैसा उस फील दिन तो हुआ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत बता ही नहीं सकती मैं, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा फील हुआ आपको कि ये सपना, जैसे कोई सपना तो नहीं है, जैसे ये सच में हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ सपना पूरा हो गया ऐसे लग रहा था भी, बहुत मेहनत की थी इसने और मेरा सपना पूरा हो गया। तो बात करें, अक्सर महिलाएं हैं, उनकी अपनी बेटियों से बातचीत होती रहती है, बेटियां हर बात करने में सक्षम होती है अपनी माताजी से। तो इनके 2 अटेम्प्ट जो फेल हुए, तो उन्होंने आपसे बात की कि अब मैं छोड़ देती हूँ, अब नहीं होगा, 2 बार में वो बस यही कहती थी कि नहीं, यही कहती थी कि मम्मी एक अटेम्प्ट के लिए और मेरे को दे दो, एक चांस और दो पापा, मेरे को एक चांस और दे दो। तो बोले चल चांस तो मैं तेरे को और दे दूंगा, कोई बात नहीं, पर तू नर्वस मत हो, तो कर ले, हो जाएगी देर से। फिर इसने करके ही दिखा दिया। बात की जाए मुख्य रूप से, अक्सर बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बेटियों को विशेष रूप से शादी के लिए तैयार रखते हैं कि पढ़ाई 12th हुई, उसके बाद समाज में बेटियों की शादी कर दी जाती है, या कोई बेटियां तैयारी करती भी है तो वो घर में रह के तैयारी करें, बाहर जाने को उनकी अनुमति नहीं होती है। ऐसे में समाज इन चीज़ों में, महिला सशक्तिकरण में अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो ऐसा कोई पीछे वाला तो कोई चांस ही नहीं था हमारा। पूरे तो और समाज की बात करें तो उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए नहीं, क्या ये कहते हैं कि बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, बाहर भेजने से बच्चे कामयाब हो जाते हैं। हमने तो बड़ी बेटी को भी बाहर भेजा, इसको भी बाहर भेजा, बेटा भी MBBS कर रहा है, उसको भी बाहर ही भेज रखा तो है। जब मतलब मान लीजिए आपका जो समाज है उसमें CA में, कॉमर्स में, इन चीज़ों में बच्चे अक्सर ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। इन्होंने जब आपसे कहा कि मैं UPSC की तैयारी करूंगी, और तो आपका क्या रिएक्शन था उसको लेकर? वो हमारा रिएक्शन तो यही था, बेटा तेरे को अफसर, ये कहती मेरे को तो बनना ही UPSC करके क्लियर करके बनना है, होना ही मेरे को UPSC क्लियर करना है। तो इसके पापा ने भी इसको बताया भी ऐसे ऐसे होती है UPSC, ऐसे ऐसे पेपर देना पड़ेगा तुझे, कि पापा मैं तो तैयार हूँ, मैं तो यही करूँगी। तो 2 बार रहने के बाद थोड़ी सी हुई थी ये मोटिवेट, नहीं सही हुई है, फिर इसको समझाया करा और ये फिर इसने कर लिया। तो आपने देखा, हमारे साथ कोमल की माताजी थी। सारे लोग आपको इस वक्त सुन पा रहे होंगे, सारे लोग आपको सुनेंगे, भविष्य में आपके रिश्तेदार जानकारी भी सुनेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आप? मैं तो यही कह रही हूँ कि बच्चों को आगे पढ़ाओ करो, आगे भेजोगे तो कामयाब होते हैं बच्चे। हमने तो तीनों को ही भेज के देख लिया, तीनों। नमस्कार, प्रणाम, और आप तमाम लोगों का हादरा लाइव में स्वागत है। ज़रा सोच कर देखिए, आपके परिवार, गांव, शहर, कस्बे, गली में एक बेटी रहती हो, उस बेटी का चयन UPSC में हुआ हो, कितनी खुशी होती होगी आप सबको। इसी बीच आज मैं सिरसा में पहुंचा हूं, और सिरसा में आज हमारे साथ मौजूद है कोमल गर्ग, जिन्होंने UPSC की परीक्षा में अपना शानदार संघर्ष, अपनी तैयारियां दिखाकर एक तरीके से कहें तो एक अच्छी खासी रैंक हासिल की है। ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला विषय है। कोमल गर्ग ने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, और इसी मेहनत का नतीजा आज आप देख पा रहे होंगे। इनके पास बधाई देने वालों का तांता आज टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ कोमल आज समय मौजूद है, और हम आपको बता दें, इनसे हमने विशेष रूप से समय लिया था। हालांकि अभी इनके ट्रेनिंग वगैरह भी जल्द शुरू होगी, और इसी बीच इन्होंने किस तरीके से तैयारी की, कैसे इस मुकाम को संभव कर पाया, इस पूरी वार्तालाप को लेकर हम आपके बीच जुड़े हैं। कोमल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। सबसे पहला प्रश्न यही है, कैसा लग रहा है अब आपको?
बहुत अच्छा फील हो रहा है और रिलैक्स भी लग रहा है कि हाँ बोर्ड स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी की साइकिल बहुत लंबी हो जाती है तो आपका काफ़ी टाइम से रेगुलर स्टडी करनी होती है। लेकिन अब एक्चुअल में लग रहा है कि कोई काम करने का टाइम आ गया है, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, एक्चुअल में सोसाइटी पे इम्पैक्ट दिखाने का टाइम आ गया है। कैसे देखते हैं आप सोसाइटी को, सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम को, सोसाइटी के सोशियोलॉजी को कैसे देखते हैं? सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम पे हम कह सकते हैं काफ़ी इनइक्वालिटी है, काफ़ी बच्चे अभी भी है जिनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है। तो ये मेरा एम भी रहेगा कि मैं जहाँ पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर अब मिलता है मुझे तो मैं वहाँ पर एजुकेशन पे मेन फोकस रखूँगी कि जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर एजुकेशन मिलनी चाहिए। जिस दिन आपका परिणाम आया यानी तकरीबन उस बात को 2 महीने हो गए होंगे, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? और जब आपके गार्जियंस को पता चला कि आपका इस तरीके से इतनी अच्छी खासी रैंक आई है, आपने फाइनल वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना था, कैसा माहौल था उस दिन घर में? सर इसका यूपीएससी वैसे कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है कि कब रिजल्ट आएगा, तो बच्चों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो सबने कहा 12 बजे आ जाएगा। मैं 12 बजे, मुझे तो इतनी टेंशन हो गई, मैं तभी रोने लग गई, लेकिन रिजल्ट आया नहीं था। फिर वो रिजल्ट आया था 1:30 बजे से रिजल्ट आया, तो मेरे से तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिजल्ट की पीडीएफ खोल के अपना रिजल्ट चेक कर लूँ। तो मेरी सिस्टर ने ही रिजल्ट चेक किया था, घर पर ही थे वो, तो उन्होंने रिजल्ट चेक किया, फिर देखा कि नाम आया हुआ है पीडीएफ में, तो फिर पापा को डायरेक्ट कॉल किया था और फिर तो उसके बाद एकदम खुशी का माहौल बन गया था। क्या कहा फिर आपके पिताजी ने आपको? मैंने बात ही नहीं करी थी कि मैं तो एकदम खुशी के कारण रो पड़ी थी रिजल्ट देखकर। तो दीदी ने ही बात करी थी पापा से, तो पापा को बताया कि हाँ हो गया है, क्योंकि पापा भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो सबको इक्वली टेंशन थी, तो देखकर बहुत खुशी हुई। फिर हाथ पापा घर आ गए। रैंक कौन सी आई है और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरी इसमें ऑल इंडिया रैंक 221 है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में। 3rd अटेम्प्ट था। अगर बात करें आपने किस तरीके की तैयारियां की, किस विषय पे फोकस रखा, आपने 2 अटेम्प्ट और दिए होंगे, कहाँ आपको कमी लगी, कहाँ ऐसा लगा कि हाँ ये आसान है, कर सकते हैं, ये विषय हमारे लिए अच्छा है, पूरी जर्नी बताएं कैसे आपने इस सब को संभव किया? मैंने कोविड टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी की। मेरी वैसे ग्रेजुएशन दिल्ली से ही है, लेकिन मैं कोविड टाइम्स में दिल्ली से आ गई थी घर पर, तो मैंने स्टडी करी, ग्रेजुएशन सेल्फ स्टडी की थी, तो मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। इवन मैं हार्ड वर्क कर रही थी लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं थी सही। कभी टेस्ट दे दिया, कभी नहीं दिया, पता नहीं था कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। लेकिन फिर इस अटेम्प्ट में मैंने एक ऐसा सोचा था कि 1 साल का पूरी मेहनत से सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ पढ़ाई करूंगी अच्छे से, और रिजल्ट मुझे मिल गया इस अटेम्प्ट में। किस किस विषय पे आपने अच्छी तैयारियां की, कैसे मतलब किस पे आपने फोकस किया? वो कोई तैयारी कर भी रहा है तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे मेन मैं कहूँगी कि यूपीएससी के PYQs और सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस पढ़ने से ये पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, और PYQ से एक डोमेन पता चल जाते हैं कि कितनी डेप्थ में स्टडी करनी है। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने PYQs को पहले नेग्लेक्ट किया था 2 अटेम्प्ट में और फिर मुझे सक्सेस भी नहीं मिली थी। इस बार मैंने PYQs को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, तो वो मेरी हेल्प भी करा था काफ़ी। जब आपका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में विशेष रूप से देखते हैं कि थोड़ा हताश व्यक्ति होता है इंटरव्यू देने से पहले। आप जिस दिन इंटरव्यू देने गए, जिस दिन आपका इंटरव्यू था, आप इंटरव्यू दे के आए, इंटरव्यू जब हुआ उसमें कैसा माहौल था? आपको क्या कुछ पूछा गया और जो आपको पूछा गया उसके लिए आप कितना प्रिपेयर थे? इंटरव्यू मेरा लास्ट में ही था, 8 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, तो इतनी ज़्यादा डर तो नहीं था, क्योंकि मैंने मॉक प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। मतलब मैं 10 मॉक आराम से दे के गई थी। मैं दिल्ली चली गई थी मेंस के रिजल्ट के बाद, तो प्रैक्टिस करके वो सिमुलेशन इन्वॉल्वमेंट में मुझे हैबिट हो गई थी। तो इंटरव्यू अच्छा गया था। इवन मतलब मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिले मुझे इंटरव्यू में, लेकिन अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा था और देकर भी सेटिस्फेक्शन थी मुझे। तो उन्होंने हरियाणा से रिलेटेड, सिरसा से रिलेटेड सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। बात एनसीईआरटी की करें, बोलते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में एनसीईआरटी बहुत महत्व रखती है। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं वो कितनी देर पढ़े? आप कितनी देर पढ़ते थे पहले तो ये बताया, मतलब कितने स्टडी टाइम क्या था? 8 से 10 घंटे मेरा रहता था, लेकिन डेली पढ़ना था। मतलब ये था कि चाहे 5-6 घंटे भी पढूं, लेकिन पढ़ना डेली है मुझे। तो आपकी तैयारियां किस तरीके से थी उसको लेकर? जो बच्चे अब तैयारियां कर रहे हैं वो किन विषयों में फोकस करके एनसीईआरटी को कैसे ध्यान में रखें, कितने घंटे वो पढ़े, कैसे इसकी तैयारी करें, बताएं। स्टार्टिंग में आप नंबर ऑफ आवर्स पे कभी भी फोकस मत करना कि कितने घंटे पढ़ना है। आपको सिर्फ एक बुक लेनी है और ये देखना है कि मुझे कितना उससे समझ आ रहा है। तो आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, चाहे 2 घंटे पढ़ना, चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको एक बुक को समझने की कोशिश करना। नंबर ऑफ आवर्स पे कभी भी फोकस मत करना। जैसे जैसे आपको समझ आने लगेगा तो आपके नंबर ऑफ आवर्स अपना आप इंक्रीज हो जाएंगे।
तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी सभी बुक्स की तो मैं नहीं कहूँगी कि स्टडी करना ज़रूरी है, कुछ कुछ जैसे ज्योग्राफी की है और हिस्ट्री की है, इनके एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपका बेस बना देती है। मोबाइल की बात करें, आजकल डिजिटल युग है और इस युग में मोबाइल एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है समाज के अंदर। आप मोबाइल से किस तरीके से कनेक्ट थी? और बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस का कारण ही केवल मोबाइल बन रहा है, तो मोबाइल की क्या आप भूमिका मानते हैं एक स्टूडेंट के लिए? मोबाइल पे जैसे मतलब मेरे पास सोशल मीडिया एक्टिव था, मतलब मेरे अकाउंट थे, लेकिन मुझे जब भी ऐसा लगता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, ज़्यादा एक्टिव हो रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देती थी। तो वो आपको खुद को ही देखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने 8-10 घंटे पढ़ लिया है, उसके बाद अगर टाइम है तो आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर ज़रूर आपको मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस भी आती है जिसमें आप स्विच ऑफ करके मोबाइल रख दो, एक बार पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद आप मोबाइल चला सकते हैं जब आपकी पढ़ाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर भ्रमित है, जिन्होंने 12th की है, जो 10th में, जिनका सपना यूपीएससी क्लियर करना है, कि घर पे बैठ के तैयारी करें या किसी कोचिंग में जाएं। जिस कोचिंग में जाएं वो कौन सी कोचिंग हो, वो कितनी विशेष हो, दिल्ली जाएं क्योंकि मुख्य रूप से दिल्ली देखते हैं। तो बच्चा क्या करे, मतलब कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को यूपीएससी के एग्ज़ाम में संभव कर पाए? ज़रूरी तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली जाना है, ये सबके लिए एक मिथ बन चुका है कि दिल्ली जाना पड़ेगा आपको तैयारी के लिए। मैं खुद भी कभी दिल्ली नहीं गई थी, मैंने घर पर रहकर ही स्टडी किया था। तो ऐसा आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपको टीचर की बात अगर ऑनलाइन समझ आ रही है वीडियो देखकर, तो आप ज़रूर घर पे बैठकर कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्टेज होने से बच जाएगा। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आपको खाने का इशू आता है, आपको लॉन्ड्री का होता है, काफ़ी इश्यूज और भी आ जाते हैं, लेकिन घर पर आपको ये आपके पेरेंट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है तो मैं कहूँगी कि आप घर रहकर आराम से स्टडी कर सकते हैं। अभी हमारी मोबाइल के विषय में बात चल रही थी। अगर मोबाइल की बात करें तो एक रियल लाइफ, एक रील लाइफ होती है। इन दिनों जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली रील्स में बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, पूरे दिन रील्स को स्क्रॉल करना, उसके अलावा एक तरीके से कहें तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। उनको बच्चा कैसे कम करे, अपने पढ़ाई में दिमाग किस तरीके से लगाए? ये आपको अपना एम ही एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हाँ आप एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या चाहिए होगा। जब आपका एम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अपना भी कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, और आपको ये रहेगा कि नहीं मुझे अगर ये बनना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वो मेहनत करिए और फिर मोबाइल से धीरे धीरे आपका खुद का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। अभी आपने यूपीएससी क्लियर कर ली है और हम प्रार्थना करते हैं आपको एक अच्छा आईपीएस रैंक मिले या आपको आईएएस भी मिले। ऐसे में आपको ये सब चीज़ें करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि मोस्टली देखते हैं आपके समाज में बच्चे सीए में जा जाते हैं, आपके पास भी शायद 11th-12th में कॉमर्स थी, तो मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला इस यूपीएससी के लिए? सर मुझे 12th तक तो पता भी नहीं था यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया ये सर्विसेज के बारे में, और जब मैंने इसको फिर अच्छे से स्टडी किया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या इसमें काम करने को मिलता है, तब मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था कि हाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इस सर्विसेज में। उसके बाद फिर मेरा एम बन गया था कि करूँगी तो यूपीएससी ही करना है। अक्सर हमारे समाज में देखते हैं बेटियों को पढ़ाई के लिए अग्रसर तो रखते हैं, पर वो पढ़ाई केवल घर तक सीमित रहती है कि आप आपके एरिया के किसी विद्यालय में जाएं, वहाँ पढ़ें। दिल्ली जाकर पढ़ना या जयपुर, सिक्कर, इन जगहों पर जाकर पढ़ने के लिए थोड़ी बच्चियों पर पाबंदी रहती है। ऐसे में बहुत सारी बच्चियाँ, गार्जियंस आपको सुन पा रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने वो चीज़ संभव कर दिखा पाई है और जो आपने करके दिखाया है वो और बेटियाँ भी कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री यही कहूँगी कि अगर कैपेबिलिटी है आपके बच्चे में कि हाँ वो कर सकता है, पढ़ाई करने की लगन है, तो ज़रूर ये मत देखिए कि उसको बाहर भेजे, घर रखे। अगर उसका बाहर जाने से अगर उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आप ज़रूर उसको बाहर भेजिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए, वही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आएगा। मान लीजिए आपको आईपीएस कैडर मिल भी जाता है और ऐसे में आप देखते होंगे हरियाणा पंजाब से ताल्लुकात रखता है आपका क्षेत्र, ऐसे में वहाँ पे नशे इत्यादि की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। आप समाज के लिए क्या मतलब तैयारियां रखते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपको आईपीएस कैडर मिल जाता है? आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे में इंडल्ज होने लगे हैं। तो सबसे पहले यही रहेगा कि उनको एजुकेशन मिले, और जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो रहे इन्वॉल्व, ताकि उनका नशे की तरफ ध्यान ही ना जाए। तो मेरा भी यही रहेगा कि उनको एजुकेशन मिले, जॉब मिले और स्पोर्ट्स में रहे, ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ही ना, उनका मतलब टाइम ही ना मिले कि वो ऐसे नशे वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। अक्सर पढ़ाई करते हैं और अकेले रह के पढ़ाई करते हैं तो कोमल जी स्ट्रेस बहुत हो जाता है बच्चे के दिमाग पे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, नर्वसनेस भी आई होगी, स्ट्रेस भी रहे होंगे,
उससे मुक्त होने के लिए आपने क्या किया और विद्यार्थी क्या करें उससे मुक्त होने के लिए? हाँ सर, मेरा जैसे मैं 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गई थी, तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल मैं डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं करूँगी। एक बार तो मन में आ गया था कि यूपीएससी नहीं करना है, लेकिन फिर अटेम्प्ट दिया। फिर मतलब मेरे पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था इसमें। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट अच्छे से देकर देखो, अगर कुछ रिजल्ट भी नहीं आया तो आपको एक्सपीरियंस तो होगा, आपको ऐसी एजुकेशन तो मिलेगी कि आपकी लाइफ में आगे काम आ जाएगी। तो बस यही सोचकर फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। तो इसमें थोड़ा मेडिटेशन भी हेल्प करता है, आपका मन शांत हो जाता है। तो मेडिटेशन कीजिए, फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट काफ़ी हेल्प करता है इसमें। तो इसी दौरान कोई और आपके दिमाग में आया कि और भी किसी को जॉब पहले लगा जाए उसके बाद यूपीएससी करें, या फुली एकदम फोकस था कि यूपीएससी क्लियर हाँ, करेंगे? मेन तो सर मेरा यही एम था कि यूपीएससी देना ही है मुझे और इसी को क्लियर करना है। लेकिन वैसे मैंने बैकअप ऑप्शन में मेरा नेट भी क्वालिफाइड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसा था कि अगर इन केस यूपीएससी नहीं होता है तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करूँगी। बात करें यूपीएससी की, तो आप यूपीएससी में चयन हो गया है फाइनली, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका आप? सर श्रेय तो मैं पूरी अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है। शायद वो उस टाइम मुझे मोटिवेट नहीं करते तो मैं ये एग्ज़ाम के लिए बैठती भी ना 3rd अटेम्प्ट में। तो पूरा फैमिली का और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा मेरा इसमें। आपकी माताजी ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया होंगे? एक सर, एक बेटी के लिए उसकी सबसे अच्छी मित्र उसकी माता होती है, पिताजी से भी ज़्यादा। तो उनकी और आपके बीच में किस तरीके से बातें होती थी विषय को लेकर, पढ़ाई को लेकर, स्ट्रेस को लेकर? बिल्कुल सर होती थी। और मैं घर पर रहती थी तो कभी कभी ऐसा भी होता था, पढ़ाई करके एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो कितना बार तो ऐसा होता था अपना गुस्सा भी मम्मी पे ही निकल जाता था। लेकिन वही था कि मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। और खाने का मतलब ऐसा था कि मैंने कुछ अदर एक्टिविटी नहीं की है घर में, कोई काम नहीं करवाया मुझसे, सिर्फ मेरा एक ही काम था कि सिर्फ बैठकर पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मेरी फ्रस्ट्रेशन को भी हैंडल किया था। काफ़ी बार मैं एकदम सैड होकर बैठ भी जाती थी, तो काफ़ी मोटिवेट किया था, उस टाइम संभाला था मुझे। तो आपने एक तरीके से अपना पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पे रखा। हाँ जी, fully। हाँ जी। जी, तो आपको सारे लोग इस वक्त सुन पा रहे होंगे, आप आगे जाके देश की, समाज की सेवा भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबको? सबको मेरा यही संदेश रहेगा कि एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र है जो सोशल चेंज ला सकता है सोसाइटी में। तो आप एजुकेशन पे ज़रूर पूरा फोकस दीजिए, और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई बीच में कभी भी मत छुड़वाइए। एजुकेशन पे ज़रूर मेन फोकस रखिए, और जितना हो सके आप सबको एजुकेशन, चाहे बाहर से हो चाहे घर पर मिले, लेकिन एजुकेशन ज़रूर दीजिएगा। तो हमारे साथ कोमल गर्ग जी मौजूद थे। 221वीं इन्होंने रैंक प्राप्त की है यूपीएससी में, और इनके पूरे अग्रवाल समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए एक तरीके से गौरवान्वित करने वाला विषय है। और इसी विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो और बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां हैं जो हमें इस वक्त सुन पा रही होंगी, वो इनसे मोटिवेट हो। हमने सारी इन्होंने किस तरीके से तैयारियां की, कितने घंटे पढ़ते थे, किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते थे, सब चीज़ों को लेकर इनके साथ हमने बातचीत की। और इस बातचीत को आप शेयर करें और सब लोगों में भेजने का, फैलाने का आप इसे काम कीजिएगा। और कोमल जी ने विशेष रूप से हमें समय दिया, इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सब लोग हमारे चैनल को आवश्यक रूप से फॉलो कीजिएगा, और हम इस तरीके से जो मोटिवेशनल जो लोग हैं, मोटिवेशनल जो वीडियोज़ है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी के साथ मैं सिरसा से गुलशन सोनी, धन्यवाद।